आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका KTV उर्दू के आज के शुमारे में। मैं हूं आपका मेजबान शाहिद मसूद बुखारी। नाजरीन किराम, आज के प्रोग्राम में 3 अहम इश्यूज पे हम बात करेंगे। पहली बात तो हम इस बात पे करेंगे कि चाइना की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, जिस स्टेटमेंट में यह बताया गया कि चाइनीज हुकूमत जो है वो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी तस्लीम नहीं करती। यानी कि इस वक्त जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान खलिशें चल रही हैं, इसमें इस बयान ने एक नई बहस छेड़ दी है। और दूसरी सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में गश्त कर रही है वो ये कि इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से जो अपनी वालिदा महबूबा मुफ्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी गई थी, उस पर बाज़ाब्ता तौर पर सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर हुकूमत को बताया है कि वो 15 तारीख तक अपने उजरात पेश करे, बताए क्या जवाज़ियत बनती है महबूबा मुफ्ती को अभी तक जेल के अंदर या घर के अंदर बंद रखने की। और बात करेंगे हम लद्दाख शहरा की, जहां आए रोज पसियां गिराने की वजह से कभी ना कभी वहां ट्रैफिक भी जाम हो जाता है। और ऐसे में कुछ मामले ऐसे भी हैं जो लद्दाख के लोगों तक बहुत सारी मुश्किलात खड़ी करते हैं। मसलन क्योंकि आगे आने वाला सीजन जो है वो बर्फ का है, क्या वाकई तौर पे वहां पे राशन पानी सब कुछ पहुंचा दिया गया है? और हालात भी ठीक ठाक नजर नहीं आते। आप देख रहे हैं हमारे साथ KTV उर्दू कश्मीर। आप हमारे साथ बने रहिए। पहले लेते हैं ये वक्फा। नाज़रीन खैर मकदम है एक मरतबा फिर आपका KTV उर्दू कश्मीर में। नाज़रीन किराम, आपको बताते हैं कि लद्दाख के मामले को लेकर के जहां इस वक्त चाइना और भारत एक दूसरे के सामने हैं और हैवी आर्टिलरी को दोनों तरफ से पहुंचाया गया है। और तो अगर लद्दाख की बात करते हैं तो वहां इस वक्त भारतीय फजाइया की तरफ से इस तरह के जहाज भी पहुंचाए गए हैं जो जंगी सलाहियतों से मुकम्मल लैस हैं। और इसके साथ साथ अगर जमीनी अफवाज की बात करते हैं, बरी अफवाज की बात करते हैं, तीनों अफवाज जो है मुकम्मल तरीके पर तैयार है कि किसी भी तरीके की प्रोवोकेशन अगर होती है तो फौरी तौर पर कोई जवाब दिया जा सके। इसके चलते दूसरी तरफ जो चाइना है, चाइना की तरफ से भी कुछ इस तरह के काम किए जा रहे हैं जो वाकई तौर पे कहीं ना कहीं यह अंदिया देते हैं कि कहीं सर्दियां आते ही वो कोई इस तरह का कजिया तो नहीं करने जा रहे हैं। क्योंकि चाइना की तरफ से हालिया दिनों सरहद के उस पार जब देखा जाता है, LAC के उस पार, तो वहां पर एक ऐसा सायरन लगाया गया है, इस तरह के स्पीकर्स नस्ब किए गए हैं जिसकी आवाज कुव्वत समात को खत्म कर सकती है। और इस तरह का शोर शराबा वहां से किया जाता है कि आम आदमी क्या पहाड़ों के दिल भी दहल जाते हैं। इसी के चलते चाइना की तरफ से एक बयान भी आ गया, जिस बयान में यह बताया गया है कि जहां चाइना भारत के साथ बातचीत को जारी रखने का मुतमन्नी है और साथ साथ जो LAC पे तनाव है उसको खत्म करने के लिए दोनों मुल्कों की तरफ से कोई भी ऐसी कोशिश नहीं होनी चाहिए जिससे नुक्से अमन का खतरा हो। लेकिन इस बयान के एक हाशिए में एक बड़ी बात लिखी है, जिसमें यह लिखा गया है कि चीन किसी भी तरीके से लद्दाख को यूनियन टेरिटरी तस्लीम नहीं करती। यानी कि सवाल खड़ा यह हो जाता है कि क्या वाकई तौर पे 35A 370 के खात्मे के बाद जो जम्मू कश्मीर की बाइफिकेशन हुई वो चाइना को कबूल नहीं है? क्या चाइना अपने आपको कोई पार्टी तस्वुर कर रहा है? क्या वाकई तौर पे जहां इस वक्त भारत और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को लेकर के एक बड़े कजिए के बीच में दहाइयों से हैं, कहीं चाइना इसका कोई फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? लद्दाख के आगे आने के लिए और उसमें पेशकदमी करने के लिए चाइना का जो फेस ऑफ इंडिया के साथ चल रहा है, क्या इसके पीछे कोई इस तरह की बात है जिसमें चाइनीज मिनिस्ट्री की तरफ से इस तरह का बयान आना वाकई तौर पे एक सवाल पैदा करता है? वहीं दूसरी तरफ आपको मालूम होना चाहिए कि जैसा हमने कल भी आपको बताया था कि लद्दाख के लोगों ने जहां 6 शेड्यूल को लेकर के अपनी हड़ताल को खत्म किया और मरकज की तरफ से यह बताया गया उन्हें कि उन्हें 6 शेड्यूल भी दिया जाएगा और 35A के तर्ज पे उनकी जायदादों और उनकी नौकरियों के तहफ्फुज के लिए भी इकदाम उठाए जाएंगे। यानी कि किसी बड़े मुतबादिल की बात की जा रही है। लेकिन यहां जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो कश्मीर खित्ते में सियासी जमातें इसे एक बहुधा मजाक समझते हैं। आपको बताते हैं कि मुजफ्फर शाह की तरफ से गुज़श्ता कल एक बयान दिया गया जिसमें उन्होंने यह बताया कि लद्दाख के लोगों की गलतफहमी है कि उन्हें 6 शेड्यूल या 35A के तर्ज पे कोई इस तरह की चीज दी जाएगी जो उन्हें किसी तरीके से महफूज करे, क्योंकि यही बातें
4 अगस्त को जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा वजीर आजम से मिले थे, उनसे भी कही गई थी कि वहां कुछ नहीं होने वाला है, और उसके बाद इतना बड़ा मामला पेश आ गया। बहरकैफ सियासी ऊंट कब किस करवट बैठता है यह किसी को पता नहीं होता, और इस वक्त बैनुल अक़वामी सतह पर भी अगर आप देखें तो कई ऐसे ममालिक हैं जो बिल्कुल जंगी मैदानों के बीच में हैं। रशिया भी जंग में शामिल होने की बात करता है, और वहीं दूसरी तरफ से तुर्की की बात करें तो वो भी जंग में लगभग अपने आप को झोंक चुका है, और इस तरह से नेटो भी कहीं हरकत में नजर आ रहा है। इस सारे के चलते अगर इस बयान को जो चाइना की तरफ से दिया गया है, अगर इस पर एक ताराना नजर दौड़ाते हैं तो आपको नाज़रीन इकराम बताते हैं कि बहुत इस तरह के मामलात हैं जिनको लेकर के भारत अपने खदशात को बार बार उजागर करता रहा है। लेकिन चाइना की तरफ से जहां एक तरफ से बातचीत की बात की जा रही है, दूसरी तरफ से उन्होंने जब इस चीज को बीच में लाया कि वो किसी भी तरीके से लद्दाख को अलग करके इसे यूनियन टेरिटरी बनाने की जो बात है उसको तस्लीम नहीं करता, तो पूछा जा सकता है कि आखिर चाइना को इसमें क्या दिलचस्पी हो सकती है। क्या वाकई 35 ने चाइना को मजबूर कर दिया कि वो नजदीक आ जाए? क्या कोई इस तरह का मामला है LAC को लेकर के या LOC को लेकर के जिसमें सही मानों में चाइना एक पार्टी बनने की कोशिश कर रहा है? और अक़वाम मुत्तहिदा के जब इजलास एक तरफ से चल रहे हों, दूसरी तरफ से अज़रबैजान की बात करते हैं या दीगर जगहों की बात करते हैं जहां पर इस वक्त बड़े तजादात शुरू हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरी दुनिया इस वक्त सही मानों में तीसरी जंग अजीम की तरफ जा रही है? बहरकैफ भारत का क्या कुछ इस पर मौक़िफ़ आएगा? क्या कुछ मिनिस्ट्रीज बताएंगी? क्या कुछ स्टेट्समैन आएंगे? और इन स्टेटमेंट्स को लेकर के हम जरूर अपने प्रोग्राम में आपको आशनाई देंगे कि आखिर चाइना के इस बयान को भारत किस नजर से देखता है, और बैनुल अक़वामी सतह पर इस बयान के हवाले से क्या कुछ सामने आएगा, जरूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं KTV उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ। नाज़रीन इकराम, आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर 5 अगस्त के फैसले के बाद जहां कई एक सियासतदानों को यहां पर पाबंद सलासल किया गया और कई एक लीडरान को गिरफ्तार किया गया, तो यह कह सकते हैं कि रीजनल जमातों के अंदर बैठे हुए हर लीडर को गिरफ्तार किया गया। कई जमातें बनी, कई जमातें टूट गई, कुछ जमातों को दौरान गवर्नर राज ही यहां पर मुंतशिर करने की कोशिशें की गई, उसमें कुछ जमातें उभरने लगी और कुछ जमातें टूटने लगी। PDP भी एक ऐसी जमात थी जो कोएलिशन के अंदर शामिल रही और भारतीय जनता पार्टी के साथ बाज़ाब्ता तौर पे शरीक रही हर फैसले के अंदर। GST भी आया और इस तरह की कई एक बिल्स को भी यहां पर लाया गया, यानी कि एक स्मूथ गवर्नमेंट चल रही थी, और अचानक भारतीय जनता पार्टी ने अपना हाथ वापस खींच लिया, और फिर सरकार गिरते ही यहां पर कई एक इस तरह के मामले सामने आए जिसमें यकायक लीडरान ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए, और लीडरों के इस्तीफे के साथ ही यहां पर सियासी खलाफ पैदा होनी शुरू हो गई। उस वक्त के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने हमेशा ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP को हदफ तनकीद बनाते हुए कई ऐसे बयानात दिए जो कभी भी किसी गवर्नर की तरफ से नहीं दिए गए थे, जबकि यहां से सियासी लीडरान का यह मानना था कि गवर्नर अपने इख्तियार से बाहर जाकर के इस तरह के बयान दे रहे हैं जो उन्हें सियासी और पॉलिटिकल सेटअप के अंदर देने शोभा नहीं देते। बहरकैफ सत्यपाल मलिक के दौर में ही यहां मरकज की तरफ से एक बड़ा फैसला आ गया जिसमें यह अंदर ही अंदर से फैसला कर दिया गया कि 35A और 370 को मुकम्मल तरीके पर खत्म कर दिया जाएगा, और उन्होंने गवर्नर के इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए यहां पे न सिर्फ 35 से 370 को मुकम्मल तरीके पर खत्म कर दिया बल्कि तमाम रहनुमाओं को गिरफ्तार कर दिया, जिसके बाद आपको मालूम है कि PDP जो मुकम्मल तरीके पर पहले ही बिखर चुकी थी, उसके बाद जवाल के कुछ और दौर भी आए। कई लीडरान थे जो बागी हो गए और कई लीडरान जो खुल के आए उन्होंने अलग अलग छतरियां इस्तेमाल करनी शुरू कर ली और वो अलग अलग सियासी छतर छाया में जाना शुरू हो गए, और इसके चलते PDP के पास कुल मिलाकर के कुछ एक लीडरान बच गए। लेकिन महबूबा मुफ्ती की जो बेटी है उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए
ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल किया और इस तरीके से वो खबरों में आना शुरू हो गई और कई नेशनल मीडिया की चैनल्स पर न सिर्फ इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी मां की भरपूर वकालत की, बल्कि पीडीपी को एक अहम सतून हमेशा ही गर्दानती रही और गुपकार डिक्लेरेशन पर भी हमेशा ही बात करती रही। और फिर फारूक अब्दुल्ला के बयान ने नए कजिए शुरू कर दिए और यहां मरकज की तरफ से भी कई एक तीखे वार फारूक अब्दुल्ला पे हुए कि उन्होंने किस प्रकार से यह इंटरव्यू दिया। बैरिकैफ आज के प्रोग्राम में आपको यह बात जरूर बताना चाहेंगे कि इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से अपनी मां की गिरफ्तारी को सरीहन गैर कानूनी करार देने के हवाले से एक बाज़ाब्ता तौर पर एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई, जिसकी सुनवाई हुई। जिस सुनवाई के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर सरकार को एक नोटिस जारी कर दी, जिसमें उन्होंने साफ कहा है तुषार मेहता से कि फौरी तौर पे वो बताएं कि कब तक वो एक खातून लीडर को गिरफ्तार रख सकते हैं। ताउम्र तो उन्हें गिरफ्तार नहीं रखा जा सकता और अगर उन्हें एहतियाती किसी भी हिरासत में रखा गया है तो क्यों कर रखा गया है, और अगर रखा गया है तो इसके पीछे वजूहात क्या है। हालांकि तुषार मेहता के इधर के बयान में यह लिखा गया था कि अगर महबूबा मुफ्ती किसी भी तरीके से रिहा होकर के बाहर निकल आती हैं तो वो आवाम को मोबिलाइज करेंगी, यानी कि अगर महबूबा मुफ्ती बाहर आती हैं तो खातून की हैसियत से उनका एक सेंटिमेंटल असर रहेगा लोगों के ऊपर और वो लोगों को बाहर निकाल करके भड़का सकते हैं। यानी कि इस बयान की कोई ज्यादा अहमियत न लेते हुए उन्होंने सीधा ही जम्मू कश्मीर सरकार को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 15 अक्टूबर तक फौरी तौर पर वो सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू रखें, क्योंकि ज्यादा देर आप किसी को गिरफ्तार नहीं रख सकते। इस हवाले से नाज़रीन इकराम आपको बताते हैं कि महबूबा मुफ्ती का एक बहुत ही अहम रोल बनता है और अगर वाकई तौर पे महबूबा मुफ्ती बाहर आ जाती हैं और ये यकीन दहानी उनकी बेटी की तरफ से या उनकी तरफ से नहीं जाती कि वो कोई पॉलिटिकल सरगर्मी नहीं करेंगे, पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं होंगे, तो तब जाकर के कहीं इस तरह के मामले सामने आ सकते हैं कि शायद महबूबा मुफ्ती पॉलिटिकली ज्यादा सरगर्म ना हो। लेकिन महबूबा मुफ्ती है कि अपनी बात पे इस वक्त भी अड़ी हुई है और इल्तिजा मुफ्ती के बयानात से यह बात साफ हो रही है कि कहीं ना कहीं पर जम्मू कश्मीर के अंदर अगर महबूबा मुफ्ती रिहा होकर के आ जाती हैं तो गुपकार डिक्लेरेशन के जो जाविये हैं उसमें और ज्यादा इजाफा हो सकता है। और इस तरह से सज्जाद लोन के कल के बयान के बाद, फारूक अब्दुल्ला के इंटरव्यू के बाद और अगर महबूबा मुफ्ती रिहा होकर के आती हैं तो यहां पर बिलाशुबा इसमें कोई दूसरी गुंजाइश नहीं बचती कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो हैं वो शुरू हो सकती हैं और इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज के बीच में जम्मू कश्मीर के आवाम तक पहुंचने के लिए महबूबा मुफ्ती किसी भी हद को जा सकती हैं। बताया जाता है कि महबूबा मुफ्ती जब बोलती हैं तो वो बिना किसी डर या भय के बोलती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके इसी खौफ की वजह से अभी तक उन्हें जेल के अंदर ही रखा गया था और उसके बाद उन्हें वहां से मुंतकिल करके उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचाया गया, लेकिन पीएसए के अंदर वो बाज़ाब्ता तौर पे गिरफ्तार हैं। इल्तिजा मुफ्ती ने इस मामले पर बोलते हुए कहा है कि वो अपनी मां को रिहाई दिलवा करके रहेंगे और वो किसी भी तरीके से पॉलिटिकल एक्टिविटीज से अपने आप को किनारा कश नहीं करेंगे। अब देखेंगे कि आने वाले आयाम में क्या वाकई तौर पर महबूबा मुफ्ती की रिहाई के हवाले से कोई ऐसा माहौल बनता है, क्योंकि आज नहीं तो कल सरकार को उन्हें रिहा तो करना ही होगा। बैरिकैफ ये तो सियासी नजरियात हैं और सियासी नजरियात कहां तक पहुंचेंगे, किस प्रकार से वो लोगों के बीच में जाएंगे, जैसे कि कल भी मैंने अपने प्रोग्राम में बताया था, हो सकता है कि गुपकार डिक्लेरेशन के बाद जब ये चारों यक्के मिलते हैं कहीं ऐसा ना हो कि शतरंज की बाजी मुकम्मल तरीके पे पलट जाए। आप देख रहे हैं केटीवी उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ। नाज़रीन खैर मकदम है एक मरतबा फिर आपका केटीवी उर्दू कश्मीर में। मैं हूं आपका मेजबान शाहिद मसूद बुखारी। नाज़रीन किराम आपको बताते हैं कि इस वक्त चाइना की तरफ से जहां लद्दाख के कई हिस्सों के अंदर आने की कोशिश की गई और लद्दाख के अंदर भी फौज का एक बड़ा जमावड़ा है, वहीं लद्दाख के मकामी लोगों ने भी कई एक जगह पे राशन और कुछ इस तरह के फूड्स को जमा करके, खुश्क मेवों को जमा करके अफवाज के लिए सरहदों पर भेजना शुरू कर दिया है ताकि
आने वाली सर्दियों के बीच में वो मौसमों के साथ लड़ सकें। वहीं दूसरी तरफ यहां लद्दाख को जाने वाली कौमी शाहराह बहुत ही अहम इस वक्त मानी जाती है, क्योंकि जितनी भी तलखियां हैं वो LAC के नजदीक लद्दाख के ही इलाके में हैं और लद्दाख की शाहराह का बंद होना इस वक्त बहुत बड़ा नुकसान भी साबित हो सकता है, क्योंकि लद्दाख के लोगों के लिए राशन पहुंचाना इस रीजन में अक्टूबर के महीने से पहले पहले हर चीज को मुकम्मल तरीके पर स्टॉक कर देना यह बड़ा अहम बनता है सरकार के लिए, क्योंकि सरकार के पास कुछ एक ऐसे महीने होते हैं जब मौसम उन्हें इस चीज की इजाजत देते हैं कि लद्दाख शाहराह पर ट्रांसपोर्ट को चलाया जाए। इस हवाले से नाज़रीन किराम आपको बताते हैं कि यहां लद्दाख को जाने वाली शाहराह पर कई एक जगह पर अक्सर पसियां आ जाती हैं और अगर जोजिला पास की बात करते हैं तो वहां पे आज एक बारी बरकम पसी गिर आई, जिसके चलते वहां पर हजारों गाड़ियां जो हैं इस पार से और उस पार से दरमांदा होकर के रह गई और लोगों को बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके चलते लोगों का कहना था कि इस शाहराह के मुतबादिल के हवाले से या जोजिला टनल के हवाले से सरकार को फौरी तौर पर इकदाम उठाने की जरूरत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर लद्दाख काफी ज्यादा हसास है। हालांकि अलग यूनियन टेरिटरी बनी, उनके कवानीन इस वक्त अलग हैं, बाकी चीजें अलग हैं, मरकज के जेर एहतमाम है, लेकिन जब हम देखते हैं गजाई अजनास के हवाले से या दीगर मामलात के हवाले से तो कश्मीर के साथ इसका राब्ता कभी कट होना ही नहीं चाहिए था। एक खास रिपोर्ट के साथ हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं गुलाम नबी रैना गांदरबल से। रैना, क्या पोजीशन है इस वक्त लद्दाख शाहराह की? शाहिद साहब, कल शाम को 7 बजे के करीब कैप्टन मोड़ जोजिला के मुकाम पर पसियां गिर आई, जिसके नतीजे में शाहराह को आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया था। जी, इस सिलसिले में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो अफसर हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि कैप्टन मोड़ जोजिला के मुकाम पर जो कल शाम को पसियां गिराई थी जी। उसको हटाने के लिए मशीनरी और मजदूरों को काम पर लगाया गया है और आज शाम तक ही शाहराह को बहाल किया जाएगा। जी शायद साहब, ये बात है कि जो जोजिला का जो रास्ता है वहाँ हर साल जो बर्फबारी जो होती है तो उसको चलते ही शाहराह को बिल्कुल बंद ही रहती है अक्सर। तो अभी जो है अक्टूबर का महीना भी आने वाला है और ऑफिशियली इसको अगर मौसम ठीक रहा तो अक्टूबर के महीने तक ये शाहराह खुली रहती है और 15 नवंबर को इसको ऑफिशियली तौर पर बंद किया जाता है। जी, इस सिलसिले ही कल जब शाम को पसियां गिर आई उसके नतीजे में जो मिनीमरक का एरिया है, मिनीमरक और सोनामरग का एरिया है और इन दोनों मुकामात पर सैकड़ों मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां जो है वो बिल्कुल दरमांदा होकर रह गई है। जी, तो इस तरह से जो अभी भारत और चीन का भी जो अभी कशीदगी चल रही है LOC पे, तो वहां पे जो फौज की जो कार्रवाई जाती है जिसमें खाने पीने की चीज और बिल्कुल जो हथियार होते हैं वो लिए जाते हैं वहां, तो ये बिल्कुल जो शाहराह ये अक्सर बंद होने की वजह से उन्हें भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने जी। तो इस बार ये भी बताया जा रहा है कि अगर LAC पर कशीदगी जारी रही तो जोजिला जो है वो बर्फ जो नवंबर के बाद भी वो खुला रखने के अहकाम भी जारी किए जाएंगे। जी 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 जी, क्योंकि LOC पे जो कशीदगी चल रही है भारत और चीन के दरमियान, तो उसका एक है कि वहां पे जो फौज की जो कार्रवाई है, जो वहाँ एशियन खुर्दुनी लेके जा रहे हैं वो या हथियार लेके जा रहे हैं, वहां अगर रोड बंद होता है उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मुझे एक बात बता दीजिए यहाँ पर रहना कि जोजिला पास पे जो टनल बन रही थी उसका काम कहाँ पहुंचा और क्या लगता है कब तक पूरी हो जाएगी? नहीं शायद साहब, जो जड़मोड़ टनल जो है 6.5 किलोमीटर जो गगनगीर से सोनामरग तक बन रही है, उसका अभी बिल्कुल 4 किलोमीटर जो हमारे पास में इनपुट्स मिले हैं 4 किलोमीटर तो अभी क्लियर हो गए हैं। अभी 2.5 किलोमीटर जो है इन्हें टारगेट किया गया है कि 2024 तक। जी जी जी, जो जोजिला की टनल जो 14.5 किलोमीटर है उस पे तो अभी काम शुरू नहीं किया गया है। हालांकि उस पे टेंडर भी डाले गए हैं और मेगा जो प्रोजेक्ट हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो उन्होंने अपना ऑफिस भी बिल्कुल चालू किया है गगनगीर एरिया में, लेकिन वहां पे बिल्कुल अभी उस पर काम शुरू नहीं किया गया है। हालांकि जब वो जोजिला टनल बन जाएगी तो उससे बिल्कुल 12 महीने श्रीनगर और लद्दाख का रास्ता जो है वो खुला रहेगा। अब चूंकि लद्दाख के लिए हिमाचल की तरफ से जो टनल आ रही है उसका वज़ीर-ए-आज़म इफ्तिताह करने वाले हैं, तो ऐसा लगता है कि चलिए एक रास्ता तो कोई है जिसकी वजह से वो थोड़ा सिक्योरिटी के लिहाज से हसास इलाकों को क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन यहां जो गजाई अजनास की बात होती है, जो करगिल के लिए जा रहे हैं, जो लद्दाख के लिए जा रहे हैं, या बच्चों की मोमेंट है, एग्जाम्स के मामलात हैं, कई इस तरह की चीजें हैं जिनको कश्मीर आना पड़ता है, तो क्या लगता है आपको कि अगर इस साल वाकई तौर
तौर पे मतलब सूरत हाल ऐसी ही रही और जोजिला पास को खुला रखने के लिए अहकाम सादर हुए? आपको लगता है कि ऐसे विंटर्स में वहां पर चल पाएगा ट्रांसपोर्ट इनका? नहीं शायद साहब, क्योंकि जो जोजिला जो है वहाँ 8 से लेके 9 फुट बर्फ जो है गिर जाती है और वहाँ जो है स्लाइड्स का बिल्कुल खतरा रहता है। जी जी। तो वहाँ पे ये रोड बिल्कुल खुला रखना नामुमकिन है जी, क्योंकि गुज़श्ता बरस भी लद्दाख के एक एनजीओ है, उन्होंने कहा था कि मैं कोई केमिकल डालूंगा वो रोड खुला रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो रोड को खुला नहीं रख सके। जी जी। तो यहाँ पे ये बात है कि जब नवंबर 15 के बाद जब बर्फबारी शुरू होती है तो उसके बाद में अगर ज्यादा बर्फबारी हुई तो गगनगैर से रोड कटअप हो जाता है जी। तो उससे आगे फिर 9 से लेके 10 फीट बर्फ जो है सोनामर्ग तक गिरती है, क्योंकि जोजिला जो है वो हायर रिचेस पे है। वहां पे अगर सोनामर्ग में 10 फीट बर्फ गिरती है तो जोजिला पे 8 फीट बर्फ गिरती है और वहां पे अभी जो मामूली बारिशें होती है उसकी वजह से स्लाइड्स आते हैं और जब बर्फबारी होती है तो वहां बिल्कुल बर्फानी तूदे गिर जाते हैं। तो चलिए बता दीजिए चलते चलते कि ये रोड जो है खुलने के लिए क्या कुछ कहा है बीकन अथॉरिटीज ने? हो जाएगा आज शाम तक? जी शाहिद साहब, हमारी बीकन की अथॉरिटी और ट्रैफिक पुलिस के कुछ एहलकारों से जो हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि कल शाम से ही पस्सियां हटाने का काम शुद्धमत से जारी किया गया था और आज शाम तक शाहरा को आमदरफ्त के काबिल बनाया जाएगा और इसको आज ही बहाल किया जाएगा ताकि जो दरमांदा गाड़ियां मिनीमर्ग में हैं या सोनामर्ग में हैं उनको अपने अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना किया जाएगा। जी 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 जी। तो आप सोनामर्ग की बात कर रहे थे, बताइए क्या कुछ सूरत हाल है? क्या मकामी सैयाह कुछ आ रहे हैं या बिल्कुल वीरान पड़ा है? जी शाहिद साहब, कुछ दिनों से जो आप लॉकडाउन में कुछ थोड़ी सी नरमी बरती गई है तो इसके साथ ही जो मुकामी जो सैलानी है उनका आवाजाही का सिलसिला सोनामर्ग में शुरू हो गया है, जिसके साथ ही वहां के जो दुकानदार हैं या वहां के कुछ मुरकबान हैं वो बिल्कुल काफी खुश हुए हैं कि उनका रोजगार अब आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा है, क्योंकि मार्च 8 से जो यहाँ पे कोविड-19 का जो सिलसिला शुरू हो गया है उसके साथ ही जो सोनामर्ग जो मार्केट है वहां कुछ ही दुकानदार गए थे कि जो बड़े बड़े वहां पे होटल्स हैं तो वो आज भी बिल्कुल बंद हैं। जी जी। अब गुज़श्ता चंद दिनों से जो मुकामी सैलानी जो है उन्होंने सोनामर्ग या गगनगैर का जो रुख किया है उसकी वजह से उनके कारोबार में भी थोड़ा सा इजाफा हुआ है और वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। चलिए रहना यही दुआ करेंगे कि सबका रोजगार चले और कोविड-19 के बीच में लोगों को भी खाने पीने की सहूलियात मिले। आप किसी एक्सीडेंट की बात कर रहे थे कुछ देर पहले, क्या मामला था? क्या कोई हलाक हुआ है वहां पे? जी 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 सर, यहाँ पे 25 सितंबर को जो कंगन पावर हाउस के नजदीक वहां पे एक ट्रैक्टर और एक स्कूटी के दरमियान शदीद टक्कर हो गई थी और स्कूटी पे दो नौजवान सवार थे तो वो दोनों जख्मी हो गए थे, जिनको फौरी तौर पर ट्रामा अस्पताल कंगन मुंतकिल किया गया था, जहां से एक जो है सजाद अहमद भट्ट जो है वो ज्यादा जख्मी हुआ था, उसको सोहरा मेडिकल इंस्टीट्यूट रेफर किया गया था और 4 रोज के बाद वो आज जिंदगी की जंग हार गया। जो ही उसकी मयत को उसके आबाई गांव वसन कंगन में पहुंचाई गई तो वहां कोहराम मच गया। जी चलिए रेना, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी देने के लिए और उम्मीद करते हैं कि सोनामर्ग से आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे और गांदरबल जिले के बारे में अपडेट्स करते रहेंगे अपने नाजरीन को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। नाजरीन, आप देख रहे हैं केटीवी उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ। आज के इस शुमारे में हमें इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि आप जहां भी रहेंगे खुश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए आज के शुमारे से इजाजत। खुदा हाफिज़।